हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लासों में देखा कि अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने देखा कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने देख लिया था और उसका अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया था। ओके, क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि किस के बेसिस पे इनकी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अपन ने स्वाद के बेस पे किया तो अपन ने कहा कि शुगर होगा या नॉन शुगर होगा। अब अपन ने शुगर के अंदर यूनिट्स के आधार पर उन्हें डिवीज़न कर दिया और नॉन शुगर में भी अपन ने यूनिट्स के आधार पर डिवीज़न कर दिया। यूनिट्स के आधार पर अपन ने किया था कि ये मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है या आपके पॉलीसेकेराइड है। अब आपके आता है कि इनके रिएक्शंस यानी कि प्रैक्टिकली कैसे डिवीज़न कर सकते हैं। तो अपन ने दो प्रकार से इसका डिवीज़न किया था, अपचायक और अनअपचायक शर्कराएं। ओके, तो आज अपन स्टडी करेंगे मोनोसेकेराइड के अंदर अपन ने उसके अंदर देखा कि कौन सा आपके क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तीन प्रकार के इसमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है। देखो, OH समूह आपके मोस्टली सभी में पाया जाता है, सभी में ही कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, लेकिन मेन यूनिट्स है वो आपके हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर अपन ने उसे एल्डोज या कीटोज कहा था। ओके, तो आज अपन स्टडी करेंगे ग्लूकोज की। ओके, देखो, आपके ग्लूकोज की स्टडी करने से पहले अपन इसके बारे में पहले इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस में पाया जाता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, किससे इनका निर्माण होता है, किससे ये अपन ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं और इसकी संरचना कैसी होती है, वो आप आज यहाँ देखोगे। ओके, तो देखो, पहली बात तो ये होता कैसे, किससे प्राप्त किया जा सकता है। ग्लूकोज आपके एक तो सुक्रोज से प्राप्त किया जाता है और एक स्टार्च से प्राप्त किया जाता है। जब सुक्रोज का किसी एंजाइम की प्रेजेंट में अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं, ओके, सुक्रोज की, तब अपन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और जब स्टार्च के अपन रिएक्शन करवाते हैं या स्टार्च का विघटन करवाते हैं तो अपन को ग्लूकोज की यूनिट्स प्राप्त होती है। तो देखो, अपन ने ग्लूकोज का निर्माण तो देख लिया कि अपन ग्लूकोज किस से प्राप्त कर सकते हैं। एक है आपके सुक्रोज, यानी कि चीनी से अपन अगर चीनी का किसी एंजाइम की प्रेजेंस में अगर विघटन करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और जब अपन स्टार्च का विघटन करवाते हैं, स्टार्च की रिएक्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ दो प्रकार की रिएक्शनों के द्वारा या दो प्रकार की जो अपने पास इंडस्ट्रियल अपन बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर इन्हीं से अपन ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो वो इन्हीं से होता है और किसी से नहीं होता, या प्रैक्टिकली भी अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके ग्लूकोज बनाया कैसे जा सकता है। अब देखेंगे ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि बाह्य स्वरूप, यानी कि आंखों से देखकर अपन को क्या प्रतीत होता है और कैसा दिखता है। ओके, तो ग्लूकोज है आपके इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि ये क्या होता है, एग्रिस्टली होता है। यानी कि जब आप ग्लूकोज आपने देखा होगा किसी के अंदर, तो वो क्या होता है, एग्रिस्टली होता है। उसकी क्रिस्टली संरचना नहीं होती है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। इसे कहा जाता है आपके एग्रिस्टली कहा जाता है। और इसका क्या हो सकता है कि ये आपके दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक होता है, यानी कि डी, इसका डी रूप मोस्टली पाया जाता है। यानी कि जब किसी प्लेन पोलराइज को
ग्लूकोज में से पास किया जाता है या ग्लूकोज में से प्लेन पोलराइज को देखा जाता है तो वो दाईं तरफ घुमा देता है किसी भी लाइट को, तो उसे दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त है आपके, यानी कि डी रूप इसका मोस्टली पाया जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। एल भी पाया जाता है लेकिन कभी कम चांसेस होते हैं एल के पाने के, डी मोस्टली आपके पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके कि ये किस में विलय हो सकता है और किस में अविलय होगा। देखो जैसे वाटर में ग्लूकोज विलय होता है, यानी कि जल में सोल्यूबल है आपके। जल में तो विलय है आपके ग्लूकोज, लेकिन जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, उनमें या तो अल्प विलय होगा या अविलय होगा। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें विलयशील नहीं होता है ग्लूकोज, जबकि आपके वाटर में ये विलयशील होता है। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी अपन ने देखी। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं कि कितने पर इसे अगर कितनी गर्म किया जाए तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये आपके सॉलिड फॉर्म में होता है ग्लूकोज। अब कोई भी अगर फेज होती है, कोई सॉलिड से अपन उसे लिक्विड में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर उसे देते हैं, तो कितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता कितना होगा 146 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये अपन ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। देखो पहले अपन ने इसका निर्माण देखा कि ग्लूकोज को किससे बनाया जा सकता है, किससे इसका निर्माण किया जा सकता है। फर्स्ट देखा अपन ने सुक्रोज से अपन ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना सकते हैं। नेक्स्ट है आप स्टार्च से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो अपन को जो दिखते हैं गुण, उन्हीं को अपन जो आंखों से देखे जा सकते हैं इजीली, उनको कहा जाता है भौतिक गुण। ओके, तो उसमें देखा गया है कि इसकी संरचना एक्रिस यानी कि ये एग्रिस्टल ही होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो इसकी उनके क्रिस्टल होते हैं इनके, यानी कि या तो नीडल लाइक होता है कोई क्रिस्टल, रोम्बोइक शेप होती है इसकी, कैसी भी संरचना होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है। लेकिन ये किस में पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में पाया जाता है तो ये आपके एक्रिस्टल ये माना जाता है कि ये आपके कौन सा हो गया, एक्रिस्टल। अब इसमें अगर किसी प्लेन पोलराइज को पास किया गया है ग्लूकोज में तो देखा गया कि ये दक्षिणावर्त होता है, यानी कि ये दक्षिण दिशा के अंदर प्लेन पोलराइज को घुमा देता है, तो इसे डी कहा जाता है। यानी कि डी और एल नामकरण होता है, उनमें से इसमें डी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी विलयशीलता देखी जाती है कि ये किसमें विलय होता है और किसमें विलय होता है। तो ये आपके वाटर में विलय होता है, जबकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें अविलय होता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा गया। मेल्टिंग पॉइंट देखा गया कि इसका 146 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त होता है। कलर देखा जाए तो ये व्हाइट कलर का होता है आपके। ओके, जो सबको पता है, ग्लूकोज सबने देखा, ग्लूकोज सबने देखा है। ओके, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस किस से अपन केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले इसकी संरचना पे थोड़ा अपन फोकस करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखो ग्लूकोज के 2 प्रकार से पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक तो होती है ओपन चेन और एक होती है रिंग फॉर्म में। 2 स्ट्रक्चर ग्लूकोज की पॉसिबल है, जो आपके ओपन चेन होगी वो भी पॉसिबल है और जो आपके रिंग फॉर्म में होगी वो भी पॉसिबल है। तो अब अपन देखेंगे कि इसकी संरचना को अपन डिफाइन करेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो जितनी भी ओपन चेन के लिए अपन रिएक्शन देखेंगे उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ओपन चेन होती है, यानी कि खुली हुई संरचना होती है, विवर्त संरचना जिसे बोलते हैं, ये पॉसिबल है। और कुछ रिएक्शन ऐसी भी हुई जो रिंग को भी प्रेजेंट कर रही थी, यानी कि कुछ रिएक्शनों के द्वारा तो अपन ने देखा है कि इसकी संरचना खुली हुई है और कुछ रिएक्शनों के द्वारा देखा गया है कि इसकी संरचना आपके रिंग फॉर्म में है। तो लास्ट में कंक्लूजन आता है कि आपकी ये दोनों स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। ओके, तो अपन देखेंगे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओपन चेन के लिए स्ट्रक्चर के लिए अपन देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो ग्लूकोज के अंदर आपके
क्रियात्मक समूह के रूप में आपके पाया जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पाया जाता है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर उसके अंदर कीटोन पाया जाता है, उसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। तो कार्बन कितने, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक एल्डिहाइड समूह है आपका और 5 OH समूह है। अब आपके एल्डिहाइड समूह 1 पोजीशन पर है, पहले उसकी भी देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। 6 कार्बन की स्टडी देखेंगे कि ये 6 कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं या बीच में इनमें ब्रेक है। तो ये अपन ओपन चेन के लिए कुछ रिएक्शन करवा के देखी जाती है। एक तरीके से जो आपकी केमिकली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब ग्लूकोज की रिएक्शनें देखी जाती है कि ग्लूकोज से क्या क्या बनाया जा सकता है, उन्हीं के आधार पर अपन इसकी संरचना की स्टडी करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं। देखो, अपन इसकी संरचना देखेंगे कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है। आज तक आपने देखा कि ग्लूकोज की 2 प्रकार की संरचनाएं देखी। आपने एक हेलिक्स संरचना देखी, एक विवर्त संरचना देखी, यानी कि एक आपने रिंग फॉर्म में देखी थी, एक आपने ओपन चेन में देखी थी। जैसे आप एरोमेटिक और एलिफेटिक देखते हो, उसी प्रकार से अपन रिंग चेन या ओपन चेन देखते हैं अपन इसकी। देखो, इस प्रकार की संरचना की अपन स्टडी करेंगे कि ये संरचना पॉसिबल है या नहीं है, ये यूं ही एवं है किसी कंपाउंड में। एक नेक्स्ट स्टेप संरचना है आपके एक संरचना आपके इस तरीके से पाई जाती है कि ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। ओके, तो इसके आधार पर देखा जाता है कि कौन सी संरचना आपके पॉसिबल है। तो पहले अपन स्टडी करेंगे इस संरचना के बारे में कि खुली हुई संरचना ग्लूकोज में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो अपन ने इसमें क्या क्या देखा अपन ने, तो देखो इसका क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह है आपके CHO और नेक्स्ट है आपके 5 इसमें OH प्रेजेंट है। कैसे, अगर इसको और ओपन करती हूँ तो मैं इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। एक मिनट, CHOH इस तरीके से इसकी संरचना पॉसिबल है। अब इसमें देखा कि एक तो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, 5 OH समूह पाए जाते हैं आपके। ओके, तो ये 5 OH समूह है या नहीं है, तो इनकी अपन स्टडी करेंगे किसी भी रिएक्शन के द्वारा, यानी कोई भी केमिकल एलिमेंट देखेंगे जो स्पेसिफिक आपके केमिकल होगा उसी के आधार पर इनकी स्टडी की जाती है। ओके, देखेंगे कि इसकी संरचना के अंदर की कैसी संरचना पॉसिबल है ना। तो अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि एक एक स्टेप से अपन देखेंगे कि इसमें कौन सी संरचना हो सकती है। क्या कार्बन 6 के 6 कार्बन एक चेन के अंदर है, क्या इसके अंदर CHO भी प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड समूह भी प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर COOH हो सकता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी स्टडी करेंगे। या इसके अंदर CHO समूह है तो वो उस तरीके से किस टाइप की रिएक्शन ये दे सकता है। अगर कार्बोनिल समूह होगा तो कैसी रिएक्शन देगा, और CHO समूह होगा तो किस तरीके से ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो अपन इसकी स्टडी करेंगे। और क्या इसके अंदर 5 OH समूह प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो देखो, अपन इसकी संरचना की स्टडी कर रहे हैं। संरचना के अंदर पहले स्टडी कर रहे हैं इसकी ओपन चेन की, कि हाँ ये ओपन चेन है। ओके, यानी कि ये खुली हुई संरचना है, 6 कार्बन एक चेन के अंदर लगे हुए हैं। इसकी संरचना पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट देखते हैं कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब देखा गया, इनका अज्ञात की स्टडी की गई, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल इसकी स्टडी की गई या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला ज्ञात किया जा सकता है, उससे देखा गया कि ग्लूकोज का अणुसूत्र आपके C6H12O6 होता है। और देखो, फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H
H12O6, लेकिन फ़र्क ये है कि आपके फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह पाया जाता है और ग्लूकोज के अंदर आपके एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट देखा गया है कि क्या 6 कार्बन परमाणु युक्त सीधी श्रृंखला है या नहीं है। तो इसके लिए अपन कोई केमिकली यानी कि अपन टेस्ट करके देखा जाता है कि हाँ पॉसिबल है कि इसमें 6 कार्बन एक चेन के अंदर लगे हुए हैं। ओके, तो क्या किया, ग्लूकोज का हाइड्रोजनीकरण करवाया गया किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज का हाइड्रोजनीकरण करवाया गया NaBH4 की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में करवाया गया तो इसके अंदर C6H14O6 प्राप्त हुआ, यानी कि C6H14O6 प्राप्त हुआ आपके। फिर इसका फर्दर अपन इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया गया। ओके, लाल फास्फोरस और अपने पास HI की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया गया। तो देखा गया है कि इसके अंदर N-हेक्सेन प्राप्त होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन लगातार है ही नहीं, अगर इससे वो ये रिएक्शन करवाई जाए तो ये N-हेक्सेन बढ़ना पॉसिबल नहीं है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज आपका एक चेन के अंदर कार्बन लगे हुए हैं, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन आपके एक चेन में लगे हुए हैं, तभी आपकी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो अपने पास जब ग्लूकोज की रिएक्शन का ग्लूकोज का हाइड्रोजनीकरण करवाया गया तो अपने पास N-हेक्सेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर COOH समूह भी हो सकता था, क्योंकि एल्डिहाइड की जगह अपन COOH समूह ले लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। ये है या नहीं है, तो इसमें क्या करवाया गया, जब ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया तो वो उदासीन हो गया। अगर इसके अंदर COOH समूह प्रेजेंट होता तो उदासीन नहीं होता। मतलब कि इसके अंदर आपकी क्या है कि इसके अंदर COOH समूह अनुपस्थित है। तो प्रूफ हो गया कि एल्डिहाइड समूह हो सकता है। यानी कि 2 रिएक्शन से अपन को प्रूफ हो रहा है कि ये खुली हुई संरचना जैसी ही होती है, यानी कि इसकी संरचना खुली हुई होती है, यानी कि विवर्त संरचना युक्त ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट करवाया गया है कि इसके अंदर CHO समूह प्रेजेंट है या C कीटोन समूह प्रेजेंट है। इसकी स्टडी करने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकलों द्वारा इसकी रिएक्शन करवाई गई ग्लूकोज की, तब देखा गया है कि इसके अंदर CHO समूह ही प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड समूह ही प्रेजेंट होता है। फर्स्ट रिएक्शन करवाई गई HCN की प्रेजेंस में, है ना। HCN की प्रेजेंस में ग्लूकोज की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, यानी कि इस समूह पर HCN ही क्या करता है, अटैक करता है। इस समूह पर यहाँ अटैक करता है तो एक जो H है वो आपके ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है, यानी OH, और CN आपके ऐड हो जाते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ओके, तो अपने पास इससे भी पॉसिबल है कि इसके अंदर कौन सा है कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अगर कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता तो शायद ये रिएक्शन होती या नहीं होती। ओके, एक रिएक्शन से प्रूफ हो रहा है कि आपके इसके अंदर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ही पाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि इसके अंदर और रिएक्शनों के द्वारा अपन स्टडी करके देखते हैं कि इसके अंदर CHO समूह ही प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, देखो आपके अब नेक्स्ट है कि कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह के अंदर आपके एल्डिहाइड या कीटोन समूह से पहले तो अपन ने क्या करवाया है कि किसी भी ग्लूकोज या किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अपन ने देखा कि इसके अंदर कार्बोनिल समूह कौन सा हो सकता है, यानी कि CHO हो सकता है या आपके कीटोनिक समूह होता है, या आपके एक तरीके से कार्बोनिल समूह ही कहा जाता है इन्हें। तो कार्बोनिल समूह की रिएक्शन करवाई गई, पहले अपन ने HCN के साथ करवाया, जिसके अंदर आपके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ, यानी कि पॉसिबल है कि इसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपके जैसे कि अपन ने क्या करवाया NH2OH के से रिएक्शन करवाई,
हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन करवाते हैं किसी के अंदर अपन NH2OH की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या प्राप्त होता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसमें जब इसके साथ ग्लूकोज और NH2OH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाता है और आपके ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखो यहाँ से 2H और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके आपके ये तो क्या हो गया, वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ से वाटर तो निकल जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ कोई ना कोई कार्बोनिल समूह पॉसिबल है तभी ये रिएक्शन हो रही है, वरना ये रिएक्शन नहीं होती। तो इससे कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ओके, अब अपन करते हैं इसका कंफर्म टेस्ट कि इसके अंदर कौन सा कार्बोनिल समूह होगा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है आपके दो तरीके से करवाई जाती है। फर्स्ट है टोलेन रिएजेंट आपकी, सेकेंड है आपके फेलिंग रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट से देखा गया, टोलेन रिएजेंट की उपस्थिति के अंदर जब इसका ऑक्सीकरण करवाया गया, यानी कि जब ग्लूकोज का Ag2O की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो अपने पास COOH समूह मिलता है। यानी कि यहाँ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो COOH समूह में कन्वर्ट होता है। मतलब कि इसके अंदर CHO समूह प्रेजेंट है, तभी आपके डायरेक्ट CHO जो एल्डिहाइड है वो COOH में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कीटोनिक समूह होता तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, फिर वो आपकी इसमें कन्वर्ट होता, आपके COOH समूह में कन्वर्ट होता। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। जब टोलेन रिएजेंट की ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो COOH समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जो 2Ag बचता है आपके, जो रिमेनिंग रहता है वो क्या होता है, एक रजत दर्पण की तरह रहता है, यानी कि रजत दर्पण बन जाता है इस सिल्वर का। ओके, अब अपन अगर ग्लूकोज का फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि CuO के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर अपन फेलिंग रिएजेंट की प्रेजेंट में करवाते हैं, तब भी क्या होगा, फेलिंग रिएजेंट भी क्या करता है, आपके ऑक्सीडेशन ही करता है। देखो टोलेन और फेलिंग हमेशा आपके ऑक्सीडेशन में ही यूज होते हैं। तो आपके टोलेन रिएजेंट से COOH समूह बना था और फेलिंग रिएजेंट से भी आपके एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट COOH समूह में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ ये इन दोनों रिएक्शनों से ये प्रूफ होता है कि आपके ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह ही उपस्थित होता है। तो COOH और यहाँ जो Cu2O है वो क्या करता है, रेड PPT की तरह वहाँ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, यानी लाल कलर की PPT प्राप्त होती है, जो आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तब देखा होगा आपने। ओके, जब आपने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किए ये सब आपने देखा था कि कौन सा किसमें आ रहा है। ओके, रेड PPT प्राप्त होती है फेलिंग सॉल्यूशन से जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है। तो ग्लूकोज यहाँ कंफर्म हो गया कि या तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही है, तभी आपकी रेड। तो इस आधार पर देखा जाता है कि आपके CHO समूह ग्लूकोज में उपस्थित होता है। ओके, अब अपन देखेंगे कि इनमें क्या 5 OH समूह प्रेजेंट है या नहीं है, क्या इसमें टर्मिनल CH2 प्रेजेंट होता है या नहीं है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।